नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। आज इस बुलेटिन में बात होगी लाल किले से राहुल की ललकार की, कोरोना को लेकर केंद्र के निर्देशों की, जानेंगे शाही ईदगाह मामले में क्या दिया कोर्ट ने आदेश, संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में क्या हुए फैसले, बात होगी राजस्थान पेपर लीक मामले में सरकार के एक्शन की, त्रिपुरा में होने वाले विधानसभा चुनाव की, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी रोजगार देने में नाकाम हो रही सरकार की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। यूपी निकाय चुनाव पर 27 दिसंबर को फैसला सुनाएगा कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में सुनवाई पूरी, कोर्ट से मिली हरी झंडी तो 27 के बाद कभी भी हो जाएगा चुनाव का ऐलान। जेल से रिहा नहीं हो पाए केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन, हाईकोर्ट ने दिए थे रिहाई के आदेश, लेकिन अवकाश के चलते लटकी रिहाई। अस्पताल से डिस्चार्ज हुए लालू प्रसाद यादव, सिंगापुर में हुआ था किडनी ट्रांसप्लांट, तेजी से सुधर रहा है लालू का स्वास्थ्य, जल्द हो सकती है भारत वापसी। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट में भारत पर मंडराया हार का खतरा, दूसरी पारी में 45 रन पर गिरे 4 विकेट, जीत के लिए चाहिए 100 रन, 2 दिन का खेल शेष। तो ये थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। भारत जोड़ो यात्रा आज देश की राजधानी दिल्ली पहुंच गई और यहां भी राहुल की धमाकेदार एंट्री ने विरोधियों के छक्के छुड़ा दिए। बदरपुर बॉर्डर से शुरू होकर यात्रा शाम को लाल किला पहुंची। दिन भर राहुल के साथ लोगों का भारी हुजूम देखने को मिला और शाम के वक्त राहुल ने लाल किले से एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा। तो क्या कुछ हुआ आज दिन भर, देखिए रिपोर्ट। आज भारत जोड़ो यात्रा ने अपने 108 दिनों का सफर पूरा कर लिया है। आज दिल्ली की सड़कों पर सिर्फ राहुल गांधी का जलवा देखने को मिला। दिल्ली की जनता ने भी दिल खोलकर राहुल गांधी का स्वागत किया। जहां जहां से राहुल गांधी गुजरे उनके ऊपर फूलों की बारिश हुई। आज राहुल की एक झलक देखने के लिए दिल्ली की सड़कों पर जन सैलाब उमड़ पड़ा। हर तरफ राहुल को देखने के लिए लोग घंटों इंतजार करते नजर आए। लाल किले पर राहुल ने आज जोरदार भाषण दिया, जहाँ उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधा। ये यात्रा बेरोजगारी के खिलाफ है, महंगाई के खिलाफ है, डर के खिलाफ है और नफरत के खिलाफ है। 3000 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद आज राहुल गांधी दिल्ली पहुंचे थे, जहां उनकी यात्रा में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी और साउथ सिनेमा के सुपरस्टार कमल हसन भी यात्रा में पैदल चले। कमल हसन और खड़गे ने राहुल के साथ मंच भी साझा किया था। यात्रा को देखिए, 3000 किलोमीटर चले हैं। ये छोटा सा हिंदुस्तान है, नदी जैसा है, इसमें हर धर्म के लोग हैं। आपने टीवी पे नहीं देखा होगा मगर इंटरनेट पे देखा होगा। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे के सारे चल रहे हैं, हर जात के लोग चल रहे हैं। इसमें अमीर लोग चल रहे हैं, गरीब लोग चल रहे हैं, किसान, मजदूर, हर भाषा बोलने के लोग चल रहे हैं और आपको इस यात्रा में नफरत नहीं दिखाई देगी। यात्रा के दौरान राहुल ने हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर चादर चढ़ाई। इससे पहले उन्होंने आश्रम चौक पर जयराम आश्रम में सियाराम दरबार के दर्शन किए। राहुल ने एक बार फिर मीडिया को भी आड़े हाथों लिया। राहुल ने कहा कि हमारी बात ना उठाएं तो ठीक है, लेकिन इनके चैनल भी नफरत फैलाने का काम करते हैं। 24 घंटे ये हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में कहीं नफरत नहीं है। इस यात्रा में कोई गिरता है तो सब लोग उसको उठा देते हैं, मदद करते हैं सभी, यही सच्चा हिंदुस्तान है। राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार को घेरा और यात्रा का संकल्प बताया। विरोधियों ने यात्रा को रोकने के लिए लाख कोशिश की थी, लेकिन यात्रा दिल्ली पहुंच गई। कांग्रेस ने तो ये भी आरोप लगाया कि कोरोना सिर्फ बहाना है, सरकार भारत जोड़ो यात्रा से डर रही है। अब विपक्ष के आरोपों में सच्चाई है या नहीं, ये बता पाना तो अभी मुश्किल है, लेकिन सरकार कोरोना को लेकर सतर्क नजर आ रही है और केंद्र सरकार ने आज नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। चीन, जापान सहित दुनिया के कई देशों में कोरोना के मामले डराने लगे हैं, जिसको देखते हुए भारत सरकार ने कमर कस ली है। जहां कल यानी शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक कर दिशा निर्देश दिए थे और उनका पालन करने को कहा था, तो वहीं आज भी केंद्र सरकार ने राज्यों को पत्र लिखा है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मेडिकल ऑक्सीजन, वेंटिलेटर सहित चिकित्सालयों में आवश्यक जीवन रक्षक उपकरण की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कहा है।
सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में स्वास्थ्य मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव मनोहर अगनानी ने कहा कि देश में कोरोना के मामलों का आंकड़ा कम होने के बाद भी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बिगड़ने नहीं देना है। लिहाजा वेंटिलेटर्स की उपलब्धता रखें, साथ ही ऑक्सीजन की सप्लाई में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। इसके साथ ही कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए विदेशी यात्रियों के लिए भी नई गाइडलाइन जारी हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि चीन, सिंगापुर, जापान और थाईलैंड के पैसेंजर्स पर एयर सुविधा पोर्टल के माध्यम से नजर रखी जा रही है। इसके साथ ही चीन, दक्षिण कोरिया, जापान, बैंकॉक और सिंगापुर से आने वाले पैसेंजर्स को अपनी RT-PCR रिपोर्ट पहले से अपलोड करनी होगी। देश में आने के बाद उनकी थर्मल स्क्रीनिंग भी की जाएगी। यानी साफ है कि केंद्र सरकार इस बार पहले से ही सतर्कता दिखा रही है, लेकिन सरकार कितनी सफल हो पाती है ये देखने वाली बात होगी। ऑक्सीजन पर राज्यों को निर्देश से लेकर विदेशी यात्रियों के RT-PCR टेस्ट तक केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को कई निर्देश दिए हैं, तो दूसरी तरफ आज मथुरा कोर्ट ने आदेश भी सुनाया है और ये मामला है शाही ईदगाह विवाद, जिस पर आज कोर्ट में सुनवाई हुई। मथुरा का श्री कृष्ण जन्म स्थान शाही ईदगाह विवाद लंबे समय से सुर्खियों में बना हुआ है, जिस पर आज मथुरा कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान अहम निर्णय लेते हुए सर्वे का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान सिविल जज सीनियर डिवीजन तृतीय की कोर्ट ने हिंदू सेना के दावे पर सुनवाई करते हुए शाही ईदगाह मस्जिद का अमीन सर्वे करने का आदेश दिया है। 20 जनवरी तक अमीन को इसकी रिपोर्ट पेश करनी होगी। गौरतलब है कि उसी तर्ज पर है जिस प्रकार से वाराणसी में ज्ञानवापी मामले में कोर्ट ने आदेश दिया था। इस पर गुरुवार को प्रतिवादियों को नोटिस जारी होने थे, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई थी। इस मामले की अगली सुनवाई अब 20 जनवरी को होगी। इसके साथ ही मथुरा जिला कोर्ट ने भी सभी प्रतिवादियों को भी नोटिस तामील करने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि बीते 8 दिसंबर को हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता और उपाध्यक्ष सुरजीत सिंह यादव ने सिविल जज सीनियर डिवीजन तृतीय की जस्टिस सोनिका वर्मा की कोर्ट में दावा किया था। इसमें कहा गया था कि श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ जमीन पर मंदिर की जगह औरंगजेब ने ईदगाह तैयार कराई थी। वहीं इस मामले में 22 दिसंबर को सुनवाई होनी थी, लेकिन नहीं हो सकी। ऐसे में आज मामले में सुनवाई हुई और कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया, जिसकी रिपोर्ट 20 जनवरी को कोर्ट के समक्ष पेश की जाएगी और मामले में अगली सुनवाई 20 जनवरी को ही होगी। ऐसे में अब देखना होगा कि कोर्ट क्या फैसला करता है। मथुरा कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया और अब 20 जनवरी तक रिपोर्ट सौंपनी है, जिसके बाद कोर्ट फैसला सुना सकता है। फैसला तो आज संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में लिया गया और सरकार को घेरने का पूरा प्लान तैयार किया गया। तो किन मांगों को उठाएगा संयुक्त किसान मोर्चा और क्या है उसकी तैयारी, देखिए रिपोर्ट में। किसानों के आगे मोदी सरकार झुकी थी, समझौता किया था, MSP देने का आश्वासन दिया था, किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने पर सहमति जताई थी, लेकिन आंदोलन खत्म होते ही सरकार अपने वादे से पीछे हट गई। ना तो MSP की गारंटी वाला कानून बना और ना ही आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए गए, जिसे लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने फिर से आंदोलन शुरू करने के संकेत दिए हैं। SKM ने इसे लेकर हरियाणा के करनाल में बैठक बुलाई थी। 3 घंटे तक किसान नेताओं ने तमाम मुद्दे पर चर्चा की और फैसला हुआ 26 जनवरी को SKM जींद में बड़ी रैली कर सरकार को अपनी ताकत दिखाएगा। इस रैली में हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के किसान पहुंचेंगे। बाकी राज्यों के हर जिले में ट्रैक्टर मार्च होगा। ट्रैक्टर मार्च के बाद किसान मांग पत्र जिला मजिस्ट्रेट को सौंपेंगे। मार्च में SKM की दिल्ली में बैठक होगी, जिसमें आंदोलन की आगे की रणनीति तैयार होगी। मीटिंग में किसान नेताओं ने कहा कि MSP पर सरकार कानून नहीं ला रही है। इसके लिए गठित कमेटी में सरकार के लोग शामिल किए गए हैं। लखीमपुर मामले में गृह राज्य मंत्री के बेटे के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट फाइल हो गई है, लेकिन मंत्री को मोदी सरकार बर्खास्त नहीं कर रही है। इसके लिए किसान अलग से आंदोलन करने की भी तैयारी कर रहे हैं। SKM ने दावा किया कि किसानों पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं। सरकार ने आश्वासन दिया था कि मुकदमे वापस लिए जाएंगे, लेकिन सरकार देश के अन्नदाताओं को गुमराह कर रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। संयुक्त किसान मोर्चा एक बार फिर सरकार के खिलाफ एक्शन में आ गया है। एक्शन में तो राजस्थान की गहलोत सरकार भी आ गई, क्योंकि आज सुबह राजस्थान में पेपर लीक मामला सामने आ गया, जिसके बाद पेपर रद्द हो गया और सरकार ने पुलिस को जांच के आदेश दिए। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट।
राजस्थान में शनिवार को सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा होनी थी, लेकिन एग्जाम शुरू होने से पहले ही पेपर लीक हो गया। उदयपुर में 40 स्टूडेंट्स बस में पेपर सॉल्व करते पकड़े गए। इसे लेकर अजमेर, उदयपुर, अलवर समेत राज्य भर में छात्रों ने हंगामा और प्रदर्शन किया। इसके बाद आनन फानन में सुबह 9 बजे एग्जाम शुरू होने से ठीक पहले पेपर कैंसिल कर दिया गया। हालांकि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने यह भी साफ किया कि आज दूसरी पारी में होने वाली परीक्षा होगी। सिर्फ सुबह की पारी में होने वाला जीके का पेपर स्थगित किया गया है। इस पेपर को 4 लाख छात्र देने वाले थे। अब ये एग्जाम कब होगा, इसकी कोई जानकारी नहीं है। वहीं इस मामले के सामने आने के बाद राजस्थान सरकार एक्शन में आ गई और जांच के आदेश दिए, जिसके बाद पेपर लीक मामले में उदयपुर पुलिस ने 40 लोगों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने पूछताछ के बाद बताया कि ये पेपर 10 लाख में बेचा गया। हमने जो 40 लोग पकड़े उनमें 7 लड़कियां हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पेपर लीक का मास्टरमाइंड जालौर में सरकारी टीचर सुरेश विश्नोई है। वहीं पेपर लीक होने के बाद गुस्साए छात्रों ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद सीएम अशोक गहलोत ने जनता से शांति बनाए रखने की अपील भी की। गहलोत ने कहा, मैं परीक्षार्थियों को होने वाली परेशानी महसूस कर सकता हूं, परंतु अनुचित तरीके से परीक्षा पास करने के मंसूबे पाल कर आए लोगों का चयन नहीं होने दिया जाएगा। राजस्थान में सिर्फ मेहनती युवाओं को ही उनका हक मिलेगा। मेरी अपील है कि किसी के बहकावे में आने की बजाय आप अपनी तैयारी करें। मामले को राजस्थान सरकार काफी गंभीरता से संभाल रही है। वहीं विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया है और मामले में राजनीति शुरू कर दी है। सीएम गहलोत ने कहा कि राजस्थान में सिर्फ मेहनती युवाओं को ही उनका हक मिलेगा, यानी सरकार ने निष्पक्षता की बात की और धांधली नहीं होने की बात की। निष्पक्षता की बात तो त्रिपुरा के पूर्व सीएम माणिक सरकार ने भी की। आखिर चुनाव से पहले क्यों उन्होंने की निष्पक्षता की बात, देखिए इस खास रिपोर्ट में। त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार है। 2018 में बीजेपी ने लेफ्ट को हराकर राज्य में सरकार बनाई थी और अब लेफ्ट अपनी हार का बदला लेने की तैयारी में है। त्रिपुरा को लेफ्ट का किला माना जाता रहा है। चुनाव 2 महीने में ही होने हैं, इसलिए लेफ्ट ने अपनी पूरी ताकत चुनाव प्रचार में लगा दी है। सीपीएम नेता और राज्य के पूर्व सीएम माणिक सरकार पूरे राज्य का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने चुनाव आयोग से मांग की है कि राज्य में निष्पक्ष चुनाव कराना सुनिश्चित किया जाए। जिस तरह से राज्य में लोकसभा, पंचायत, निकाय चुनाव और तमाम उपचुनाव हुए, वैसा नजारा विधानसभा चुनाव में नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि राज्य में जो भी चुनाव हुए उसमें बीजेपी के पक्ष में जमकर फर्जीवाड़ा किया गया। बीजेपी विरोधी लोगों को वोट ही नहीं डालने दिया गया। विधानसभा चुनाव में इस तरह के हालात नहीं बनने चाहिए। दक्षिण त्रिपुरा की एक रैली में उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से भी कहा कि सभी संगठित रहें, जिससे वोटर चुनावों में स्वतंत्र रूप से अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल कर सकें। जो लोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को रोकने की कोशिश करें, उनका डटकर मुकाबला करें। दरअसल माणिक सरकार को इस बात का डर लग रहा है कि विधानसभा चुनावों में मतदाताओं को वोट डालने से रोका जा सकता है और वोटिंग 8 से 10% कम हो सकती है। 2018 में विधानसभा चुनाव में त्रिपुरा में 91% से ज्यादा वोटिंग हुई थी। राज्यों में भारी मतदान होता है। 2018 में हुए 60 सदस्यीय त्रिपुरा विधानसभा में बीजेपी को 34 और लेफ्ट को 16 सीटों पर जीत मिली थी। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी रोजगार देने में नाकाम हो रही सरकार की। 2014 के लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी ने वादा किया था कि वो सत्ता में आई तो हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देगी। रोजगार की चाहत में लोगों ने बीजेपी की झोली वोटों से भर दी। पिछले 8.5 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है, लेकिन 2 करोड़ नौकरी हर साल देना तो दूर, 8.5 सालों में 1 करोड़ लोगों को भी नौकरी नहीं दे पाई है। उल्टा जो पद हैं भी उन्हें भरने को तैयार नहीं है। देश में बेरोजगारी की दर बढ़ती जा रही है। लोगों को काम नहीं मिल रहा है। सरकार नए रोजगार पैदा नहीं कर पा रही है और जो पद पहले से स्वीकृत हैं, उन्हें भी नहीं भर रही है। कार्मिक मंत्रालय की रिपोर्ट ही बता रही है कि इस समय देश में 9,79,000 से ज्यादा सरकारी पद खाली हैं। ये वो पद हैं जो केंद्र सरकार के अधीन है। राज्य सरकार में खाली पड़े पदों की संख्या को जोड़ा जाए तो ये कहीं ज्यादा हो जाती है। केंद्र सरकार के तहत आने वाले 78 विभागों में ये पद रिक्त पड़े हैं। कार्मिक मंत्रालय में इसमें से करीब 2.5 लाख पद भरने की योजना बनाई है। 1 साल में ये पद भरने का टारगेट रखा गया है, यानी करीब 7.5 लाख पद फिर भी खाली रह जाएंगे और इस दौरान जो लोग रिटायर होंगे उनके पद और खाली हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोगों के मन में आईएएस और आईपीएस बनने का सपना होता है, लेकिन देश में ये पद भी खाली पड़े हुए हैं। आईएएस और आईपीएस के ही 2300 से अधिक पद खाली हैं। ऐसा एक भी राज्य नहीं है जहां इन दोनों के लिए स्वीकृत पद खाली नहीं है। आईपीएस के कुल 1472 और आईपीएस के 864 पद खाली हैं। आईएएस के कुल स्वीकृत पद 6789 हैं, जबकि आईपीएस के लिए स्वीकृत पदों की संख्या 4984 है। यानी आईएएस और आईपीएस के ही 20% पद खाली पड़े हुए हैं। इन उच्च अधिकारियों की कमी की वजह से विभिन्न राज्यों में प्रशासनिक और कानून व्यवस्था की स्थिति को संभालने में परेशानी आ रही है। खाली पड़े पदों से प्रशासनिक कार्यों में देरी होती है।
कोई ना कोई विभाग ऐसा रह ही जाता है जहां काम नहीं हो पाते हैं। अधिकारियों की छुट्टियों या बीमार होने की स्थिति में पेंडिंग फाइलों की संख्या काफी बढ़ती जाती है, जिसका असर सरकार की योजनाओं पर भी दिखाई देता है। निर्णय ना हो पाने के चलते कई योजनाएं लटक जाती हैं। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।